अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 के पहले 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एज़ यूजुअल एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इसको भी हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं इनके आंसर्स कैसे और क्या आ रहे हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली एमसीक्यूज है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहें। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडो का मतलब होता है, जो हमने पढ़ा था अपनी आसानी के लिए, वो ये था एंटर होना किसका, हीट का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगा जिसमें हीट एंटर हो जाएगी किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। is allowed to take place very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air। अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप अचानक से एयर की अंदर अचानक से अलाउ करें तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर को क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर ये बीकर है, इसके अंदर से ये आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये डेफिनेटली एनर्जी सराउंडिंग से ही एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एयर इसकी सराउंडिंग में है, तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता यूं है कि सराउंडिंग के इलाके का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है क्योंकि वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट ऑफ द, अच्छा हीट कंटेंट्स का क्या मतलब है। देखें, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बजाय मैं अज्यूम कर लेता हूं रिएक्टेंट्स की एनर्जी है 100 जॉल और उन्होंने 2 जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, 102 जॉल। यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। इसको हमने एनर्जी डायग्राम्स में पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें प्रोडक्ट का जो लेवल होगा वो ऊपर होगा रिएक्टेंट से। इवेंचुअली इट शोज के जो एनर्जी अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाई तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी वैल्यू है उसकी हीट कंटेंट है वो ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि प्रोडक्ट बनी तब है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। कैलोरी 4.184 जॉल के इक्वल होती है। ये एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज को ड्राइव किया था वहां भी पढ़ा था, और यहां भी एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ, the change in heat energy of a chemical reaction at constant temperature and pressure is called, याद रखिएगा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर पे कहलाता है एंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो हम किसी और तरफ सोचते, हम इंटरनल एनर्जी की तरफ जाते, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी चेंज है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो एंथैल्पी चेंज कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया था एंथैल्पी चेंज के टॉपिक के अंदर। Which of the following statement is contrary to the first law of thermodynamics? फिफ्थ में हमने ये बताना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके खिलाफ क्या बात जाती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो बिल्कुल ठीक है, एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। One form of energy can be transferred into an equivalent amount of other kind of energy. Yes, kinetic energy
एक खास अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी एक खास अमाउंट में कन्वर्ट हो सकती है, या एक फॉर्म किसी भी किस्म की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा सकती है सेम अमाउंट में। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट पाथ, बिल्कुल सही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। लास्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी मशीन से मैकेनिकल वर्क कराना चाहते हैं और आप वर्क की आउटपुट उससे लेना चाहते हैं 100 जॉउल, और मशीन जो एनर्जी यूज कर रही है वो है 2 जॉउल, मीन आप इनपुट कर रहे हैं 2 जॉउल की हीट की फॉर्म में, और उससे मैकेनिकल वर्क यानी कि एनर्जी की आउटपुट ले रहे हैं 100 जॉउल। अब 2 जॉउल किसी भी सूरत 100 जॉउल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि आप यूं चाह रहे हैं कि 98 जॉउल फ्रॉम नथिंग क्रिएट हो जाए एनर्जी, ऐसा होता नहीं। ये ऐसी है, मसला एक पेट्रोल एक गाड़ी है, वो 1 लीटर में 22 किलोमीटर करती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मेरी गाड़ी ने 1 लीटर में 4000 किलोमीटर कर लिया, तो आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 1 लीटर डालेंगे तो 1 लीटर 22 किलोमीटर जितना फासला तय करवाएगा मशीन, मैकेनिकल वर्क करेगी मशीन और 22 किलोमीटर का फासला तय करवाएगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करवाना तो और पेट्रोल डालना पड़ेगा। सेम इसी तरह आपने हीट की इनपुट उतनी करनी है जितनी मैकेनिकल वर्क की आउटपुट लेनी है। ऐसा नहीं आप हीट की इनपुट कम करें मैकेनिकल वर्क की आउटपुट बढ़ जाए, पेट्रोल कम डालें और आपकी जो कार है या बाइक है वो उस पेट्रोल की जो आउटपुट है उससे भी ज्यादा चलना शुरू हो जाए, डेट इज इम्पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा डी। स्टूडेंट्स 6th में वो पूछना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट चेंज है वो किस तरह रिलेटेड है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होता है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एंथैल्पी इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के, तो दिस इज ग्रेटर वैल्यू देन ओनली इंटरनल एनर्जी, सो इनमें साइन आएगा QP इज ग्रेटर देन QV, तो ये इसका आंसर होगा। 7th, for a chemical reaction sodium hydroxide is reacting with HCl to form sodium chloride and water, the enthalpy changes। अगर आप इस रिएक्टेंट्स को देखें ना तो ये एसिड और बेस हैं और 1 मोल वाटर बना रहे हैं, तो ये एंथैल्पी चेंज कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नेट हीट चेंज है वो सेम होगा, वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज, चाहे वो एक से ज्यादा डिफरेंट रास्तों से होके गुजरे, जो नेट चेंज है वो सेम होगा। ये कौन सा लॉ था? ये हेस लॉ था। आगे चलते हैं बाकी एमसीक्यूज की तरफ। 9th MCQ, according to this MCQ enthalpy of neutralization of all strong acid and strong bases has the same value। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं ना वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और दे विल फॉर्म हाइड्रोजन आयन, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस विल कंप्लीटली आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन। अब नाइट्रिक एसिड डालें कंसंट्रेटेड, या सल्फ्यूरिक एसिड डालें, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालें या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस डालें, ये ऐसे एसिड और बेसिस हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। अच्छा, ये सेम एंथैल्पी की वैल्यू क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि दे हैव कंप्लीट आयोनाइजेशन कैपेसिटी। तो इन्होंने आयोनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करना है, चाहे वो HCl हो या वो चाहे नाइट्रिक एसिड हो, उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है? उन्होंने प्रोड्यूस करना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और उन दोनों आयन से मिलकर अल्टीमेटली क्या बनाना है? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर। सो इनका जो नेट केमिकल चेंज है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो असल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। न्यूट्रलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये तो कोई भी एसिड करेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर आयोनिक सब्सटेंसेस, नो। एसिड ऑलवेज गिव राइज टू हाइड्रोजन आयन, बेसिस ऑलवेज फर्निश टू हाइड्रोक्सिल आयन, यस, बट दे फॉर्म वाटर। वो न्यूट्रलाइज करते हैं ना, सिर्फ बनाते नहीं है, वो रिएक्ट भी करवाते हैं। The net chemical change involves the combination of hydrogen ion and hydroxyl ion.
टू फॉर्म वाटर। यस, दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, सो डी ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट गिवन हमारे पास ब्लैंक है ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है। कोई भी सब्सटेंस फिजिकल या केमिकल चेंज करती है तो वो असल में हीट चेंज उसके अंदर आता है। अगर वो फिजिकल या केमिकल चेंज करेगी तो उसमें हीट चेंज आता है। आई होप ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये नहीं आएगा, इसकी जगह हीट चेंजेस आएगा। यानी कि सब्सटेंस अंडरगोइंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज हैज हीट चेंजेस, चाहे वो वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो या वाटर बने, दोनों सूरतों में हीट चेंज आएगा। खैर हम इसको इसलिए डिस्कस नहीं करते। वी कैन इम्प्रूव दिस लाइन बाय मेंशनिंग हीट चेंज। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर किया जा सकता है। यस, इट कैन बी मेजर्ड। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू ई नहीं मेजर की जा सकती। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर किया जा सकता है कैसे? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। सॉलिड विच हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म possesses, fill in the blank, values of heat of formation। अब ये जो खाली जगह इन्होंने दी हुई है वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में होगी तो क्या जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उनकी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। देखें, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म जब वो बनाती हैं तो उनमें उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारों में एक जैसी एनर्जी रिलीज होके वो हीट ऑफ फॉर्मेशन एक जैसी करें सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म। सो अगर किसी सॉलिड की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन रखेगी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ आएगा डिफरेंट। A process is called dash if it takes place on its own without an external assistance। अगर कोई प्रोसेस खुद कार है, खुद ब खुद हो रहा है, उसको कोई चीज नहीं रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं रिक्वायर्ड, कोई प्रेशर, कोई टेम्परेचर, कोई फोर्स नहीं रिक्वायर्ड, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होने वाला, या नेचुरल प्रोसेस या रियल प्रोसेस। खैर यहाँ पे आएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो डिस्टिंग्विश्ड वर्ड है इसको शो करने के लिए। A dash is a macroscopic property of a system which is space of the अच्छा, ये यहाँ आएगा state function is a macroscopic property of a system which is independent। अब ये डेफिनेशन पूरी होगी। जब मुझे कैसे पता लगा? ये स्टेट फंक्शन की एक्चुअली डेफिनेशन है जो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्या स्टेट फंक्शन एक ऐसा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है जो कि डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से उसकी चेंज को कैलकुलेट किया गया। जैसे एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शंस की, वो कैलकुलेट की जाए तो इस बात पे डिपेंड नहीं करती किस रास्ते से कैलकुलेट की गई है, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करता है। इंडिकेट ट्रू और फॉल्स एज द केस में भी, यानी कि अगर इनमें कोई ट्रू है तो बता दें, फॉल्स है। Is it necessary that a spontaneous reaction should be exothermic? No, it is not necessary कि spontaneous reaction है ना exothermic हो। कुछ ऐसे reactions भी होते हैं जो spontaneous होते हैं और endothermic होते हैं। For example, water जब liquid state से evaporate होके खुद ही without any external assistance gaseous state में convert होता है तो वो 44 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इवेपोरेशन का, सो इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो खुद ब खुद इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है लेकिन बावजूद इसके स्पॉन्टेनियस है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज। बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एंथैल्पी चेंज जो होता है ना एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। The work done by the system is given the positive sign। देखें,
जब सिस्टम वर्क करेगा ना तो उसकी एनर्जी जो होगी ना वो कम हो जाएगी, वर्क करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। मतलब मुझसे अगर वो 1 किलोमीटर की रेस लगवाएं तो मैं दूसरे किलोमीटर में और एनर्जी कम हो जाएगी, तीसरे किलोमीटर में और एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं वर्क करता जा रहा हूँ। अपनी जो वर्क है वो कर करके मेरी एनर्जी कम होती जाएगी और मेरी वर्क करने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि मैं में एनर्जी होगी तो मैं वर्क करूंगा ना। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो हम वर्क के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं, पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते, बिकॉज उसकी जो वर्क करने की एबिलिटी है वो वर्क कर करके कम होती जाएगी अनटिल अनलेस हम उसे एनर्जी ना सप्लाई करें। तो इस शुड बी अ नेगेटिव साइन, फॉल्स। 2 is true. Enthalpy is a state function but internal energy is not. स्टूडेंट्स, अब स्टेट फंक्शन होता क्या है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करें। मैं स्पेस क्रिएट कर लूं। A state function is independent of the path followed. स्टेट फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिसके जरिए उसमें चेंज लाया गया है। उस स्टेट फंक्शन के अंदर जो चेंज लाया गया वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप जानते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे जो है ना ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं इनमें चेंज लाना चाहता हूँ तो बहुत से तरीके हैं, रास्ते हैं जिसके जरिए हम चेंज ला सकता हूँ, लेकिन वो चेंज कोई डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से लाया गया है, बल्कि इंडिपेंडेंट होगा उस पाथ से। तो फॉर एग्जांपल हमने एंथैल्पी चेंजेस की कैलकुलेशन की थी हेस लॉ के अंदर, तो हमने देखा था कि हम जो मर्जी पाथ अडॉप्ट करते थे उससे जो हमारा चेंज आता था ना उसे फर्क नहीं पड़ता था। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो था वो इंडिपेंडेंट होता था पाथ फॉलोड से। सेम फॉर द इंटरनल एनर्जी। तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो है वो दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। यस, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड सो डू इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। I know their absolute values could not be measured, but the change in internal energy is independent of the path followed. क्यों? इसकी जो वैल्यू चेंज करना है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो somehow ये फॉल्स है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आना है बोथ आर स्टेट फंक्शंस। The total heat content of the system is called enthalpy of the system. Yes, enthalpy of the system थी क्या? enthalpy of the system ये थी कि आप वर्क प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, इन दोनों को जमा करते थे तो आपके पास एंथैल्पी एच आता था। या हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक्चुअली ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करती थी, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों आते थे। सो स्टूडेंट्स, ये सारे हैं आपके पास ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज। बोर्ड में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं और जरूरी नहीं कि वो एक्सरसाइज के हैं। समटाइम वो ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि उसकी नीचे ऑप्शन दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फिल इन द ब्लैंक है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेस, खाली स्पेस लिखी होगी, इफ इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो नीचे 4 ऑप्शन दी जा सकती है। मतलब ए ऑप्शन दे देगा स्पॉन्टेनियस, बी ऑप्शन वो दिया जा सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस, सी ऑप्शन दिया जा सकता है रिवर्स, डी ऑप्शन दिया जा सकता है ऑल ऑफ देम। तो एमसीक्यू जरूरी नहीं कि एमसीक्यू उस पोर्शन में से आए, दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ब्लैंक्स, ए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसीलिए हम इसके ये वाले पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि अगर बोर्ड में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो एटलीस्ट वो सॉल्व हो सके। आई होप स्टूडेंट्स आप डिटेल में समझ गए होंगे कि किसका आंसर क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। इस एमसीक्यूज को आप यूं समझें, ये आपके पास एक हिंट है
कि बोर्ड में इस तरह के ही एमसीक्यूज आते हैं। यूजुअली ऐसा होता है सम टाइम कि पूरी स्टेटमेंट एज यूजुअल बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे आ जाए। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू तो हम हरगिज नहीं छोड़ने जा रहे, हम उसको डिटेल में डिस्कस किए और आप भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।